आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 15 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसी में से प्रश्न जो है हर साल के पेपर में परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए और 15 नंबर जो है पक्का कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में 20 प्रश्न की चर्चा करेंगे और 20 प्रश्न को अच्छे से आप लोग तैयार करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अब अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न का आईपीएससी नाम बताइए। अब यहाँ पर आईपीएससी नाम कैसे जो है बताना है, बहुत आसान दिया गया है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आईपीएससी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर CrNH3 नीचे 3 घात दिया है, H2O नीचे 3 घात है और Cl3 है। अब यहाँ पर सबसे पहले ना Cr का ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, तो माना Cr का ऑक्सीजन संख्या क्या है, X है, तो Cr का ऑक्सीजन संख्या X हो जाएगा, तो Cr के पास X हो जाएगा। अमोनिया जो है, यह अमोनिया का ऑक्सीजन संख्या 0 होता है, 0 गुणे 3 हो जाएगा। जल का भी ऑक्सीजन संख्या 0 होता है, 0 गुणे 3। Cl का ऑक्सीजन संख्या -1 गुणे 3 बराबर 0। अब यहाँ पर x उतर जाएगा, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 एक अन्नम 3, -3 पक्षांतर करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, +3 आ गया। अब इसका नाम लिखना है, इसका जो है आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, तो आईपीएससी नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चलेंगे 3 को क्या बोला जाता है, ट्राई, और अमोनिया का नाम एमीन है तो क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन हो गया। और 3 यहाँ पर है तो ट्राई, और जल को एक्वा बोला जाता है, जल को क्या बोलते हैं, एक्वा हो जाएगा। और Cr का नाम है क्रोमियम हो जाएगा, और ऑक्सीजन संख्या थर्ड आया है, और लास्ट में क्लोरीन दिया गया तो क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखा जाता है। तो नाम इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। अगला जो दिया गया है K3Cr और यहाँ पर C2O4 के नीचे 3 घात दिया गया। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, किसका जो है आपका ऑक्सीजन संख्या निकालना पड़ेगा, तो Cr का ऑक्सीजन संख्या निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना Cr का ऑक्सीजन संख्या क्या है, X है, क्रोमियम का ऑक्सीजन संख्या X मान लिया गया। अब यहाँ H जो K है, K का नाम क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीजन संख्या 1 होता है, तो 1 गुणे 3 हो जाएगा, Cr का X हो जाएगा। और C2O4 जो इसको ऑक्सलेट बोला जाता है, तो ऑक्सलेट के ऊपर -2 घात होता है, तो -2 गुणे 3 हो जाएगा बराबर 0। अब 3 एक अन्नम 3 हो गया, प्लस x हो गया, 2 3 6 -6 हो गया बराबर 0। 3 में से 6 घटा दीजिए तो x -3 बराबर 0, और -3 को पक्षांतर करेंगे तो ये -3 पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब x का मान क्या आ गया, +3 आ गया। अब x का मान जब +3 आ गया तब इसी का आईपीएससी नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर K3Cr और C2O4 यहाँ पर 3 घात है, तो 3 घात को पहले नाम नहीं लिखेंगे, अब कोष्टक के आगे जो दिया गया ना इसका पहले नाम लिखेंगे, और कोष्टक के आगे नीचे जो संख्या दिया ना उस संख्या का भी नाम नहीं लिखा जाता है, केवल एक K का नाम लिखेंगे, पोटेशियम, और ये धन आयन हो जाता है, और ये जो बनता है ना रेड आयन होता है। जब ये कोष्टक आता है तो ये धन आयन को कहते हैं और इसको रेड आयन के रूप में जाना जाता है। तो कहेंगे आपका पोटेशियम ट्राई, अब यहाँ से पोटेशियम हो गया, ट्राई ये ट्राई हो गया, और इसका नाम क्या है, ऑक्सलेटो है, क्या नाम है, ऑक्सलेटो है। और Cr का नाम क्या है, क्रोमियम, लेकिन यहाँ क्रोमियम नहीं लिखेंगे, ये पहले वाले में देखिए क्रोमियम लिखा गया था, यहाँ क्यों क्रोमेट लिखे हैं, क्योंकि ये धन आयन होता है तो ये रेड आयन हो जाता है, और जब रेड आयन होता है ना तो उसमें 8 शब्द लगा लेते हैं, इसलिए क्या बनता है, क्रोमेट। और थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन संख्या इसमें कितना आया था, थर्ड आया था, 3 आया था, तो ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो पोटेशियम ट्राई एक्सलेटो क्रोमेट थर्ड जो है इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये 2 आईपीएससी नाम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न में या अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अब अगला प्रश्न जो बोर्ड में पूछा है, प्री बोर्ड का सब क्वेश्चन को हल करा रहे हैं, तो राउल्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम के उपयोग से अवाष्पशील पदार्थों का अणुभार कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ राउल्ट का नियम बताना है, और जो है इनके माध्यम से जो है अणुभार का जो है कैसे मान निकाला जाता है उनके लिए सूत्र पूछा गया है। तो पहले लिखेंगे राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट साहब का कहना क्या था, अब इसका नाम क्या है, वाष्प दाब का ये अनुमान है, वाष्प दाब का अनुमान, और ये विलय के मोल प्रभाज के क्या है, बराबर है। किनका नियम है यह, राउल्ट का नियम क्या है, यह आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ P0 - PS/P0, P0 का मतलब P0 दिखा
लिखा है तो P0 कहेंगे या P0 भी कह सकते हैं, PS और यहाँ P0। तो P0 का नाम क्या है? विलायक का वाष्प दाब है। PS का नाम क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। छोटा n का नाम क्या है यहाँ पर? तो लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या है। और बड़ा n का नाम क्या है? विलायक का मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर सबका नाम जानकारी हो गया। इसका नाम पूरे का नाम क्या है? तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। राउल्ट का नियम कहलाता है। तो राउल्ट का नियम का ये सूत्र हो गया। अब इन्हीं के सूत्र के सहायता से अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे? तो अणुभार ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो राउल्ट के नियम से जो है, राउल्ट के नियम से जो लिखेंगे, नियम से जो है अणुभार के पदों, राउल्ट के नियम के अणुभार के पदों, मतलब अणुभार के पदों में क्या सूत्र है? राउल्ट का नियम जो बना है वो अणुभार के पदों में सूत्र क्या होता है? P0 - PS बटा P0। अब यहाँ लिखेंगे छोटा W तो छोटा m, बड़ा m बड़ा W। यह हो गया विलय का भार, यह हो गया जो है यहाँ पर विलय का जो है मोलों की संख्या, यह विलायक के मोलों की संख्या, और ये विलायक का भार हो गया, ठीक है ना। छोटा W छोटा m बड़ा W। ये किसके लिए सूत्र बना है? राउल्ट के नियम जो बना है अणुभार के पदों में जो है सूत्र है ये बना हुआ है। और इसमें पूछा गया कि राउल्ट को जो नियम है जो अवाष्पशील पदार्थों के लिए अणुभार का सूत्र क्या होगा? तो इसी सूत्र की सहायता से जो है अणुभार की गणना किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। राउल्ट का नियम और इनका जो है सूत्र समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या बोर्ड में पूछा गया है? ईंधन सेल किसे कहते हैं? अब ईंधन सेल की परिभाषा क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ईंधन सेल की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग भी बनाइए। बताइए, यहाँ बताना है कि ईंधन सेल किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ईंधन सेल का जो है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को भी समझाना है। तो पहले सबसे पहले हम समझेंगे ईंधन सेल होता क्या है। ऐसा सेल जो वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऐसा सेल है जो किसका करता है? लिखेंगे यहाँ पर ऐसा ईंधन सेल, लिखेंगे ऐसा ईंधन सेल जो वैद्युत ऊर्जा का क्या करता है? उत्पादन करता है, वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ऐसे सेल को ईंधन सेल कहलाता है। और ईंधन सेल क्या होते हैं? तो लिखेंगे ईंधन सेल एक वैद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे किस में बदल देता है? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब ईंधन जो की रासायनिक जो ऊर्जा है उस रासायनिक ऊर्जा को जो है सीधे किस में बदल देता है? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल की जो दक्षता होती है वो कम होती है। और जो है यह ईंधन सेल के माध्यम से जो है ना, यहाँ पर ईंधन सेल का कहाँ पर उपयोग करेंगे? तो ईंधन सेल का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक कारों में प्रयोग किया जाता है, जो है आवासीय जो भवन के रूप में जो है बिजली के रूप में जो इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं ईंधन सेल का पहले परिभाषा को लिख लेंगे। ईंधन सेल की परिभाषा लिखने के बाद से यहाँ प्रश्न क्या है? अब इसमें पूछा गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने जो ईंधन सेल है। अगला प्रश्न क्या है? ईंधन सेल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ईंधन सेल की इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग भी बनाइए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बताना है ईंधन सेल क्या होते हैं और इस ईंधन सेल का इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को समझाने को बताया गया और इनका अनुप्रयोग कहाँ होता है इसके बारे में प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ईंधन सेल की परिभाषा समझेंगे कि ईंधन सेल क्या होता है। ईंधन सेल ऐसा सेल है जो वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है? उत्पादन करता है। कौन ऊर्जा को? वैद्युत ऊर्जा में जो है उत्पादन करता है, ईंधन सेल कहलाता है। और जो ईंधन सेल एक वैद्युत रासायनिक युक्ति होता है। ईंधन सेल क्या होता है? एक वैद्युत रासायनिक युक्ति होता है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ईंधन सेल एक वैद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन के रासायनिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित करता है। तो इसे जो है अपने कॉपी में लिख करके इसको एक बार पढ़ लेंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अब अगला इसमें दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ईंधन सेल की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ईंधन सेल की इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पर ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रोलाइट द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो है अलग किया जाता है, जिसके माध्यम से केवल आयन जो है प्रवाहित हो जाते हैं। इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। जो ईंधन सेल होते हैं ना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ईंधन सेल का इलेक्ट्रोड क्रिया कैसे होता है इसके बारे में बताना है। तो कहेंगे ईंधन सेल जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो है क्या कर लेते हैं? अलग किया जाता है, जिसके माध्यम से केवल आयन जो है प्रवाहित हो जाते हैं। इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं इस प्रकार है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रा ऑक्साइड यहाँ पर जो है क्रिया किया है तो जल बना है और जल बनने पर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला हुआ है। अब यहाँ पर कैथोड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेना होता है। देखिए एनोड में इलेक्ट्रॉन तो त्यागेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ ऑक्सीजन और जल के साथ मिला करके जब यहाँ पर चार्ज
संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 लगा हुआ है। अब यहाँ 4 जो है हाइड्रोक्साइड है। दोनों अभिक्रिया को अगर जोड़ते हैं, दोनों अभिक्रिया को जब संयुक्त करेंगे तो 4 O से 4 O कट जाएगा। ये इधर है, पक्षांतर देखिए एरो से इधर है और एरो को इधर है, इससे कट जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो बचेगा क्या है, बचेगा यहाँ पर 2H2O। क्या बचेगा यहाँ पर 2H2O, तो 2H2O हो गया। O2 है तो ये O2 हो जाएगा, ये कुछ नहीं है ठीक ना, याद रखिए 2H2O है और ये O2 है, दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया समझ में आ गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, इसके अंदर जल बन जाते हैं। और ये जो अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रहा है, एक क्या हो रहा है, अपचयन की अभिक्रिया हो रहा है। ऑक्सीजन में जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, अपचयन में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो दोनों को संयुक्त समीकरण करेंगे तो 4 O से 4 O कट गया, जो कट जाएगा 4 E से 4 E ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, समझ में आ गया होगा। तो अब अगला हम लोग इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड जो ईंधन सेल जो है का अनुप्रयोग कहाँ करेंगे। तो यह अभिक्रिया जो है आप लोग समझ गए होंगे कि यह अभिक्रिया कैसे हुआ और यह संयुक्त अभिक्रिया कैसे हुआ, दोनों अभिक्रिया को क्या किया गया, मिलाया गया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ईंधन सेल का अनुप्रयोग कहाँ करते हैं, ईंधन सेल का उपयोग कहाँ करेंगे। तो पहला लिखेंगे ईंधन सेल का अनुप्रयोग क्या है, परिवहन क्षेत्र में होता है। परिवहन के क्षेत्र में जो है अब आजकल की बस क्या है, बस हैं, कार हैं, मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर हैं, वह ईंधन सेल से चल रहे हैं। अब ईंधन सेल लग जा रहा है उसके अंदर और जो है चल रहा है। तो परिवहन क्षेत्र में जैसे कि ईंधन सेल, इलेक्ट्रिक कारों में इसका प्रयोग हो रहा है ईंधन सेल का। आवासीय आपके अपने मकान में जो है ईंधन सेल लगा रहे हैं। आवासीय वाणिज्य भवनों के लिए स्थिर बिजली उत्पादन में जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आवासीय और वाणिज्य भवनों में के लिए भी जो है स्थिर बिजली उत्पादन में जो है ईंधन सेल का प्रयोग किया जा रहा है। अब अगला जो प्रश्न आया हुआ है बहुत ही IMP प्रश्न आया हुआ था और यह प्रश्न कई सालों से परीक्षा में पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न है, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। अब कारण देते हुए आपको स्पष्ट करना है। पहला क्या है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकी होते हैं। यह प्रश्न कई सालों से परीक्षा में आ रहा है तो इसलिए ऐसे प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। जब 2026 का एग्जाम देंगे ना, अभी तो ये प्री बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, जब आपको बोर्ड का पेपर होगा मतलब तो ऐसे प्रश्न हमेशा आता है और ऐसे प्रश्न को 2 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, संक्रमण जो धातुएं होते हैं उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकी होते हैं। अब अनुचुंबकी क्यों होते हैं यही तो पता ना इसमें, क्योंकि इनके डी जो कक्षक होते हैं ना उस डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब जोड़ा लगा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं, बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है CO27 जो कोबाल्ट है, कैसे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। इसका जो है गिनेंगे तो 27 हो रहा है। 2 2 4 10 2 12 6 18 2 20 7 27, ये 27 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला गया है। इसमें लास्ट में क्या देख रहे हैं, 3d में 7 देख रहे हैं तो 3d पर 7 है तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पर 3d का जो अगर भरते हैं 7 को तो कैसे एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन भरने में देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन अभी देख रहे हैं 3 बॉक्स खाली है। अब जब ये खाली है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुचुंबकी होते हैं। याद रखिएगा, जो खाली स्थान मतलब जोड़ा नहीं बैठा वो जो उसको अयुग्मित कहा जाता है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अनुचुंबकी होते हैं। और जिसमें भरा रहता अगर मान ली पूरा जोड़ा लग गया होता है ना तो उसको कहा जाता है युग्मित इलेक्ट्रॉन। और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो प्रतिचुंबकी होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिचुंबकी। प्रतिचुंबकी कब होते हैं और अनुचुंबकी कब होते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। जब एक खाली रहेगा तो उसको बोला जाता है अयुग्मित, और अयुग्मित में अनुचुंबकी होता है। अगर भरा रहेगा तो युग्मित है, और युग्मित है तो चुंबकी प्रतिचुंबकी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रतिचुंबकी कहा जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि संक्रमण धातुओं जो है उनके अधिकांश यौगिक क्या होते हैं, अनुचुंबकी होते हैं। तो क्यों अनुचुंबकी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो लिखेंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह अनुचुंबकी होता है। याद रखेंगे, जिसमें क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह अनुचुंबकी होता है, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह प्रतिचुंबकी होता है। याद रखेंगे, यहाँ पर अ शब्द हटा देंगे ना, युग्मित लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, अ को हटा देंगे तो प्रतिचुंबकी हो जाएगा। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न है, संक्रमण धातुओं को कण माने कण जो है एंथैल्पी का मान उच्च क्यों होता है। और संक्रमण धातुओं को जो कण है, जो कण जो है एंथैल्पी का मान उच्च क्यों होता है, इसमें भी वही बात लिखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। क्योंकि संक्रमण धातु के अंदर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सब क्रिया होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, संक्रमण धातुओं को जो कण है एंथैल्पी का मान उच्च होते हैं क्योंकि इनमें बड़ी संख्या में, अब देखिए बड़ी संख्या में क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं होते हैं, जिससे मजबूत धात्विक बंध और
और प्रबल अंतरा परमाणविक अणुओं क्रियाएं बनती हैं जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर सीधा बात में ऐसे लिख सकते हैं कि ये संक्रमण धातु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके वजह से इनके जो कण होते हैं एंथैल्पी का मान क्या होता है, उच्च होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा और बड़ा करके लिख सकते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसमें मजबूत धात्विक बंध होते हैं। क्या होते हैं, उसके अंदर मजबूत धात्विक बंध होते हैं और प्रबल जो है अंतरा परमाणविक अणुओं क्रियाएं बनती हैं जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसे अपने कॉपी में क्या करिए, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पेपर में आ रहा है, हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। यहाँ 3 कारण है ना, तीनों कारण महत्वपूर्ण है। अब अगला जो प्रश्न क्या है, संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं, मतलब जो संक्रमण धातुएं रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। बहुत आसान इसका उत्तर है। तो अब यहाँ पे इसका उत्तर क्या बनेगा, संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, संक्रमण धातुएं, लिखेंगे यहाँ पर संक्रमण धातुएं के डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए संक्रमण धातुएं, इसमें क्या होते हैं, संक्रमण धातुएं क्या होते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। कितना आसान है। तो संक्रमण धातुएं के डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, तत्वों में क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब भरा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, खाली रहेगा, इसमें जोड़ा नहीं बैठा रहेगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए संक्रमण धातुएं क्या होते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं अभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अब अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न भी बहुत IMP प्रश्न पूछा गया था। अब ध्यान देंगे क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मों से कराते हैं। अब ये ग्लूकोज है, देखिए CHO4, नीचे यहाँ पर CHO4 और CH2OH, ये ग्लूकोज की संरचना सूत्र है। और हाइड्रोजन आयोडाइड से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन तो रहेगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन उसको आ जाता है, नॉर्मल हेक्सेन हो गया। और इसमें आयोडीन है तो आयोडीन बाहर आएगा। और इसमें का ऑक्सीजन, इसमें का 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन 3O2 लिखे हैं, 3O2 मतलब 6 ऑक्सीजन इसमें से क्या हुआ है, बाहर निकला है। तो क्या लिखेंगे, जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये क्या बनेगा, तो इसका नाम क्या है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नॉर्मल मतलब साधारण हेक्सेन बन जाएगा, आयोडीन बनेगा, और 3O2 मतलब ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो पहला समझ में आ गया होगा कि जो डी ग्लूकोज है हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो N हेक्सेन बनेगा, आयोडीन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अब अगला किससे क्रिया कराना है, ब्रोमीन जल से क्रिया कराना, ब्रोमीन और जल के साथ क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे CHOH के नीचे 4 रखा, CH2OH, ये ग्लूकोज की संरचना सूत्र है, ब्रोमीन है, जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यह O जो है ना, O जो है इसके साथ चला जाएगा, बस COOH हो गया, CHO था, क्या बना, COOH हो गया, CHOH के नीचे 4 हो गया, CH2OH हो गया, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, क्या नाम है, ग्लूकोनिक अम्ल हो गया। और यहाँ H2 बचा है और यहाँ Br2 बचा है, ये मिल करके क्या होगा, 2HBr हो जाएगा। तो ये जो बना है किसके साथ क्रिया हुआ है, ब्रोमीन जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। और इसका नाम क्या है, तो ग्लूकोज, इसका नाम ब्रोमीन जल के साथ जब क्रिया कराएंगे ग्लूकोनिक अम्ल, इसमें उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बाहर निकल जाएगा। अब अगला जो क्रिया दिया गया है, अब यहाँ पर NH2OH, अब इसका नाम क्या है, तो NH2OH का नाम है हाइड्रॉक्सी एमीन नाम है, क्या नाम है, हाइड्रॉक्सी एमीन। अब ये हाइड्रॉक्सी जब एमीन के साथ जब क्रिया करेगा, कौन, ग्लूकोज, जब ग्लूकोज हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ जब क्रिया किया तो यह बना ग्लूकोज ऑक्सीन बना, ठीक ना। यहाँ से जो है NH जो देख रहे हैं, यह H2O इसमें से, H2O इसमें से बाहर आ गया, जल बाहर आ गया, बचेगा N और क्या बचेगा EH, तो ये मिला करके बन गया, यहाँ पर जो है पहले से क्या था, CHO था, यहाँ मिला करके बन गया, शेष सब उतार देना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जो है ऑक्सीन बनता है। कब क्रिया करेगा, जब इसका नाम क्या है, हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ जब ग्लूकोज जब क्रिया करेगा तो ग्लूकोज ऑक्सीन बनता है।
निम्न अभिक्रिया एक सेल में होती हैं। अब यहाँ एक निम्न अभिक्रिया होता है, यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिया गया है, मतलब इसको जब गर्म करेंगे तो यह बनेगा और इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा, इसलिए यहाँ पर बताया गया कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दोनों इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं लिखिए और सेल के मानक EMF की गणना कीजिए। और यहाँ पे दिया गया Zn का जो है यहाँ पर जो दिया गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.76 वोल्ट दिया गया है, और यहाँ पर कोबाल्ट के लिए जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.28 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रोड विभव की जो पहले गणना कर लेंगे तो ई एनोड का मतलब यहाँ पर मान क्या दिया गया है, तो ये जो मान धनात्मक है ना, यह मान सदैव जो है ऋणात्मक हो जाता है। 0.76 जो है यहाँ पर प्लस में था, तो यहाँ पर जब ई एनोड करेंगे तो माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा, और यह 0.28 दिया है तो यह कैथोड हो जाएगा, माइनस जो है यहाँ पर 0.28 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर एनोड और यह कैथोड का मान है। और ई जो है यहाँ पर सेल की गणना करना है, EMF का मतलब ई सेल की गणना करना है, तो ई सेल का सूत्र होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ई कैथोड में से ई एनोड को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब यहाँ पर ई कैथोड का मान क्या है, तो ई कैथोड का मान माइनस 0.28 है, माइनस हो जाएगा। और ई एनोड का मान क्या है, तो ई एनोड का मान दिया गया है माइनस जो है 0.76 दिया गया है, माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, माइनस 0.28 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 0.76 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है प्लस हो गया 0.76। अब 0.76 में से 0.28 को घटा दीजिए, तो यहाँ से जब घटेगा तो क्या बचेगा, अब यहाँ पर नोट कर लेंगे, तो यहाँ पे मान हो जाएगा 0.48 जो है वोल्ट हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो 0.48 जो है वोल्ट होगा। 6 तो 16 एक दे देगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 हो गया, ये बचेगा आपका 6 में से 2 जाएगा 4, दशमलव पॉइंट लगाई है, तो 0.48 जो है वोल्ट जो है इसमें EMF का मान जो है गणना हो गया। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अब अगला प्रश्न की गणना प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है बोर्ड के पेपर में, प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। अब यहाँ प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए, 15 डिग्री सेल्सियस पर 5% गन्ने की जो है शक्कर को क्या कहते हैं, सुक्रोज के विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर प्रासरण दाब की परिभाषा समझेंगे कि प्रासरण दाब किसे कहा जाता है। तो जब लिखेंगे जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को, अब यहाँ देखिए दो भिन्न सांद्रता मतलब अलग अलग जो है सांद्रता के जो विलयनों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु क्या होते हैं, जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है और इस दाब को ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है ना एटम होता है। क्या होता है, इसका मात्रक एटम हो जाएगा। इनका कहने का मतलब यह है कि परासरण दाब की परिभाषा क्या है, जब दो सांद्रता अलग अलग सांद्रता को जब मिलाया जाता है और पारगम्य झिल्ली द्वारा जब इसको अलग किया जाता है तो कम सांद्रता वाला जो सांद्रता होता है वह अधिक सांद्रता की ओर जो है जाने लगता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है विलायक के अणु जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगेगा, उस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है एटम होता है। और परासरण दाब का सूत्र होता है जो है P बराबर CRT। पूछेंगे में C का नाम क्या है, सांद्रता, और सांद्रता का सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बटा आयतन, और मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, भार बटा अणुभार। अब इसी सूत्रों की सहायता से जो है परासरण दाब की अब हम लोग गणना करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या देख रहे हैं, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है, तो 15 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर दिया गया इसका मतलब ताप जो है 15 डिग्री सेल्सियस है और 5% गन्ने की जो है शक्कर है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5% का अर्थ क्या है, तो लिखेंगे आपका 5% विलयन का क्या अर्थ है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5% विलयन का अर्थ है 100 ml विलयन में 5 ग्राम सुक्रोज मतलब है चीनी है। 100 अगर ml हम विलयन तैयार करेंगे तो उसमें 5 ग्राम जो है ना चीनी रहता है। अब T बराबर जो है टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस है। 15 में 273 को जोड़ लेंगे, 15 में जब 273 को जोड़ लेंगे तो 288 के हो जाएगा। क्या बनेगा, 288, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है केल्विन में निकाला जाता है, सेल्सियस में दिया, इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 क्या करेंगे, इसमें जोड़ दिया जाएगा। भार, विलय का भार मतलब चीनी जो है विलय है और जो है पानी जो है क्या है, विलायक है। तो यहाँ पर W छोटा W दिखाएंगे 5 ग्राम है, प्रश्न में क्या है 5 ग्राम है, और आयतन जो दिया गया है 100 ml दिया गया है, तो आयतन को यहाँ पर
पर लीटर में चाहिए, तो 100 ml को जो है लीटर में बदलेंगे तो 100/1000, 1000 से जब भाग कर देंगे 2 जीरो खत्म, 10 से भाग करेंगे 0.1 लीटर हो जाएगा, ठीक ना। V बराबर 100 ml जो था उसको लीटर में बदल दिया जाएगा और R का नाम जो है यहाँ पर जो है स्थिरांक हो जाएगा, विलयन स्थिरांक 0.0821 होता है इसका मान, आपको याद रखना R का मान। और P का मान पूछा जा रहा है, P का नाम क्या है, परासरण दाब, और परासरण दाब की गणना करना है। अब यहाँ पे सूत्र क्या होता है, PV बराबर NRT, ये सूत्र होता है आदर्श विलयन समीकरण। बायल वांट हाफ और चार्ल्स वांट हाफ के नियम को जब संयुक्त किया जाता है तो आदर्श विलयन जो है समीकरण बनता है, PV बराबर NRT होता है। अब यहाँ P को रोक देंगे, V नीचे चला जाएगा। अब P का सूत्र क्या बन गया यहाँ पर, NRT/V हो जाएगा। अब इसमें मान को भरना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर N को बदलना पड़ेगा और N का मान जो है ऊपर बताया गया है कि यहाँ देख सकते हैं। N का सूत्र क्या बताएं, भार बटा अणुभार होता है। मोलों की संख्या का सूत्र क्या है, भार बटा अणुभार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है ना N को हटा करके भार बटा अणुभार हो गया और RT हो जाएगा बटा V हो गया। अब N को बदल दिया यहाँ पर, भार बटा अणुभार RT/V हो गया। अब यहाँ W का मान भरेंगे, M का मान भरेंगे, R का मान भरेंगे, T का मान भरेंगे और V का मान भर करके अब हल करेंगे। अब P बराबर हो जाएगा W का नाम क्या है, विलय, विलय का भार कितना ग्राम है, 5 ग्राम है, तो यहाँ W बराबर 5 ग्राम लिख देंगे। R का मान क्या है, 0.0821 है। R का मान होता है आदर्श विलयन स्थिरांक इसको कहेंगे। और T का नाम टेम्परेचर क्या था इसमें, 288 है, यहाँ देख सकते हैं 288 है। और M का मान अणुभार जो, अब यहाँ देखिए ग्लूकोज का जो है ना, सुक्रोज का, चीनी का जो है ना अणुभार निकालना। चीनी का सूत्र क्या है, C12H22O11 का अणुभार निकाल लीजिए। C का 12 होता है, 12 × 12, H का 1 × 22 हो जाएगा। और यहाँ देखिए C12H22O11 किसका सूत्र है, C12H22O11 चीनी का जो है सुक्रोज उसको कहा जाता है। इसका जो है अणुभार कितना निकलेगा, तो इसको गुणा करके 12 में 12 गुणा करेंगे 144 होगा, 22 एक 22 और 16 में 11 का गुणा करके जोड़ेंगे तो 342 आ जाएगा। इसका अणुभार कितना है, 342 है। और यहाँ पर अणुभार देखेंगे 342 यहाँ पर रख दिया गया है। और भी का मतलब जो आयतन निकला है, कितना आयतन निकला है, 0.1 लीटर है, तो 0.1 लीटर हो गया। तो सबका मान यहाँ पे रख दिया गया, छोटा W, R का मान, T का मान, M का मान, V का मान, सबका मान रखने के बाद से ऊपर जो गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा, 118.224 आएगा। और नीचे जो है 342 में 0.1 का गुणा करेंगे तो 34.2 आ जाएगा। अब इसका जो है 34.2 से इसमें जब भाग कर देंगे ना तो P का मान आ जाएगा 3.456 एटम हो जाएगा। एटम मतलब परमाणु, इसका एटम इसका जो है इसका मात्रक होता है, किसका, तो मतलब या परासरण दाब का मात्रक क्या होते हैं, एटम होते हैं। तो यहाँ पर भाग देने पर जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा 3.456 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करके जो है आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यह मान जो नोट किया गया समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है आपका टेम्परेचर जो दिया गया था, भार दिया गया था, आयतन निकाला गया, R का मान आपको याद है और सूत्र में भर करके जो है हल करने पर जो आंसर आया है 3.456 एटम हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, आणविकता तथा अभिक्रिया के कोटि में अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। तो आणविकता तथा अभिक्रिया के कोटि में आपको अंतर पूछा गया है। अब यहाँ पर 2 कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम को जो है आणविकता और दूसरे कॉलम में कोटि बनाएंगे। अब आणविकता क्या होता है, यह सदैव पूर्णांक होता है, ये सदैव क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं। और कोटि जो होता है ना, यह पूर्णांक भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, भिन्नात्मक मतलब बटा में भी होता है। तो क्या होता है, यह पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक जो है भिन्नात्मक होता है, कौन, कोटि। तो आणविकता और कोटि में पहला अंतर समझ गए होंगे कि यह सदैव जो होता है क्या होता है, पूर्णांक होगा और यह पूर्णांक भी होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, भिन्नात्मक होगा। इनका मान शून्य नहीं हो सकता है, किनका, आणविकता का मान शून्य कभी नहीं हो सकता है, जबकि कोटि का मान जो है शून्य हो सकता है। तो लिखेंगे इनका मान क्या होता है, शून्य हो सकता है। तो 2 अंतर आपको समझ में आ गया। पहला अंतर क्या है, यह सदैव पूर्णांक होगा, यह पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक होता है और यह जो है शून्य कभी नहीं होगा, कौन, आणविकता का मान शून्य कभी नहीं हो सकता है। और कोटि का मान क्या होगा, इनका मान जो है शून्य हो सकता है। अब अगला जो इसमें अंतर क्या होगा, आणविकता उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। आणविकता उसके किसके विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। कोटि को कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है, कोटि को प्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे और आणविकता को उसको क्रिया विधि द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। अगला अंतर लिखेंगे, यह केवल प्राथमिक अभिक्रिया पे लागू होता है, यह केवल पहला अभिक्रिया, प्राथमिक अभिक्रिया पर यह आणविकता लागू होता है। और इसमें लिखेंगे यह कोटि जो होता है ना, कोटि जो है प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रियाओं पर जो है लागू
लागू होता है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 4 अंतर जो है बताया गया। आणविकता तथा कोटि में 4 अंतर जो है आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी प्रथम कोट के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या है, 3.5 × 10⁻12 सेकंड का इनवर्स है। अब देखिए यहाँ वेग स्थिरांक का मान दे दिया गया। वेग स्थिरांक को के से कहा जाता है, के से दिखाया जाता है। 3.5 × 10⁻12 सेकंड का इनवर्स है। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आई की गणना कीजिए। अब यहाँ अर्ध आई की गणना करना है तो कैसे गणना करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे के बराबर मान क्या दिया है, 3.5 × 10⁻12 और इस सेकंड का इनवर्स दिया है। वेग के का नाम क्या है, वेग स्थिरांक है। और टी हाफ का नाम है अर्ध आई नाम है। अब अर्ध आई बराबर प्रश्नवाचक है, मतलब पूछा जा रहा है। अब अर्ध आई का सूत्र क्या होता है, तो टी हाफ का सूत्र होता है 0.693/k होता है। किसका सूत्र है, टी हाफ का सूत्र होता है 0.693/k होता है। अब टी हाफ बराबर 0.693/k का मान क्या है, 3.5 × 10⁻12 है। किसका मान है, के का मान 3.5 × 10⁻12। अब ये -12 घात ऊपर चला जाएगा, तो 0.693 × 10⁻12 था, ऊपर जब जाएगा तो ये घात प्लस में हो जाएगा। नीचे वाला घात ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाता है, नीचे क्या बनेगा 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है दशमलव देखेंगे, यहाँ पर एक स्थान दशमलव है और यहाँ 3 स्थान दशमलव है, तो इसको भी एक स्थान दशमलव करेंगे, मतलब यहाँ से दशमलव उठा के इसके पास लाएंगे। तब एक स्थान पर जब दशमलव किया जाएगा तो ये 12 घात था, तो 2 घात दशमलव हटाने में खत्म हो गया। अब यहाँ दशमलव जो है हट चुका है, यहाँ पर एक स्थान दशमलव हो गया। और जब अंश और हर का दशमलव बराबर है ना, तो दशमलव को हटा देते हैं। अंश और हर का दशमलव बराबर है तो दशमलव खत्म हो गया, 693/35 हो जाएगा। अगुणे 10⁻10 घात हो जाएगा। 12 घात से 10 घात कैसे हुआ है, 2 घात जो है दशमलव हटाने में लगा है, मतलब आगे बढ़ाने में। अब यहाँ से 35 में जब है 693 में भाग करेंगे, 19.8 × 10⁻10 आ जाएगा। कितना आएगा, 35 में भाग करेंगे 693 में, तो क्या बनेगा 19.8 × 10⁻10 और अर्ध आई है तो टाइम है, और टाइम का मात्रा किसमें क्या दिया गया है, तो सेकंड इनवर्स दिया गया था वेग स्थिरांक, तो इसने टाइम का मात्रा क्या बनेगा, सेकंड हो जाएगा। तो टी हाफ की गणना हो गया 19.8 × 10⁻10 सेकंड, इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, उप सहसंयोजन संख्या तथा समन्वयन मंडल को समझाइए। तो उप सहसंयोजन संख्या तथा समन्वयन मंडल को समझाइए। अब उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, उत्तर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती हैं, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती हैं। जो धातु आयन होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु में जो धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या के क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती हैं। तो इसको 2 बार आप लोग पढ़ देंगे ना, तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो उप सहसंयोजन संख्या भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे जो है, इसमें प्रश्न क्या था, समन्वयन मंडल क्या होते हैं। तो समन्वयन मंडल क्या होते हैं, बहुत आसान उत्तर है, किसी जटिल यौगिकों को लिखते समय, जब जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्टक में लिखी जाने वाली राशि को समन्वयन मंडल या उप सहसंयोजन मंडल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जटिल यौगिक लिखा गया है एक बड़े कोष्टक में है, एक कोष्टक के जो है बाहर है, तो क्या बताएगा, किसी जटिल यौगिक को लिखते समय बड़े कोष्टक में जो लिखी जाने वाली राशि को समन्वयन मंडल कहा जाता है। तो ये बड़े कोष्टक के अंदर जो लिखा गया है, क्या लिखा गया, Cu NH3 4 घात नीचे दिया गया, ये कोष्टक के अंदर जो दिया गया है ये समन्वयन मंडल है। इसी को क्या कहते हैं, समन्वयन मंडल या उप सहसंयोजन मंडल कहा जाता है। तो इसी को लिखेंगे में, इसमें कौन हो जाएगा, Cu NH3 नीचे 4 घात दिया गया है, यही क्या है, उप सहसंयोजन मंडल कहा जाता है। उप सहसंयोजन मंडल का दूसरा नाम क्या होता है, समन्वयन मंडल होता है। तो समझ में आ गया होगा, बड़े कोष्टक के अंदर जो लिखे हुआ राशि होता है उसी राशि को जो है समन्वयन मंडल या उप सहसंयोजन मंडल कहा जाता है। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अब यहाँ देखिए, निम्न संकुल के उप सहसंयोजित समावयी बनाइए। अब यहाँ 2 यौगिक दे दिया गया है और उसको जो है उप सहसंयोजित समझौता बनाना है। तो पहले उप सहसंयोजन समझौता किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे। अब परिभाषा समझते घड़ी में इसको आप लोग बना सकते हैं। परिभाषा क्या है, धन आवेशित हो तथा ऋण आवेशित हो संकुल वाले ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होंगे परंतु उसमें उपस्थित लिगेंड अपनी स्थिति क्या कर लें, बदल लेते हैं, ऐसे उप सहसंयोजन यौगिक को उप सहसंयोजन समावयी
भी कहते हैं और इस घटना को उप सहसंयोजन जो है समझौता कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो लिगेंड इसमें है, इसमें लिगेंड कौन है, तो इसमें लिखें ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है और इसमें लिगेंड है। ये लिगेंड उठ करके इसके पास आ जाएगा और ये लिगेंड उठ करके इसके पास चला जाएगा, अदला बदली। जब लिगेंड का अदला बदली कर लिया जाता है उसी को कहा जाता है उप सहसंयोजी समायवता कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ देख सकते हैं, पहला वाला यौगिक क्या किए हैं, CO NH3 6 है और Cr जो है CN 6 है। अब ये CN जो 6 है ना ये CO के पास चला जाएगा और NH3 जो 6 है ना ये Cr के पास चला जाएगा। तो ये जो है पक्षांतर कर दिया गया। लिगेंड को जो है अदला बदली जिसमें होता है उसी को कहा जाता है उप सहसंयोजी समायवता कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए CN यहाँ पर जो है यह CO के पास गया और NH3 6 है वह जो है Cr के पास आ गया, यही तो अदला बदली हुआ है। अब यहाँ पर अगर इसका अदला बदली करना हो तो कितना आसान है। अब देखिए क्या CO NH3 4 है, PtCl4 है। अब Cl4 जो है ना CO के पास जाएगा और CO वाला जो कौन है NH3 4 है वो PT के पास आ जाएगा, PT के पास। तो इसी को कहा जाता है उप सहसंयोजी समायवता। अब लिगेंड का अदला बदली, पहले वाला लिगेंड दूसरे का स्थान पर, दूसरे वाला लिगेंड पहले वाले के स्थान पे चला जाता है, उसी को कहा गया उप सहसंयोजी समायवता कहा जाता है। इसमें इसी को जो है प्रश्न में कहा गया था इसका उप सहसंयोजी समायवता बनाइए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको बनाना है। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अब अगला जो प्रश्न है शुद्ध एसीटोन बनाने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको क्लोरोफॉर्म के साथ क्या अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर शुद्ध एसीटोन बनाने की जो है आपको क्रिया बताना है और क्लोरोफॉर्म के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा। तो पहले हेडिंग नोट करेंगे, एसीटोन बनाने की विधि। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने के लिए कैल्शियम एसीटेट को शुष्क आसवन कराया जाता है तो एसीटोन बनता है। क्या लेना है यहाँ पर, कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या है, CH3 COO के नीचे ट्वाइस मतलब 2 और Ca है। अब इसको जब गर्म करेंगे ना तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आ जाएगा, संगमरमर उसको कहते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर आ गया और क्या बनेगा CH3 COCH3, इसी का नाम होता है एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन। मेथेन एथेन प्रोपेन उसको प्रोपेनोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोपेनोन भी इसको कहा जाएगा, किसको, एसीटोन को। तो कैसे बना है, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क जो है आसवन जब कराया जाता है तो जा करके जो है यहाँ पर एसीटोन प्राप्त होगा, उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है। अब अगला लिखेंगे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने की क्रिया। अब एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, तो लिखेंगे जब एसीटोन की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो यह क्लोरोटोन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोटोन बनता है। अब देखिए CH3 COCH3 ये एसीटोन है। क्या है, CH3 COCH3 जो ऊपर लिखा है ना CH3 COCH3, इसकी यह संरचना सूत्र बना दिए हैं और ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है। अब क्या करेगा ना यहाँ पर H जो है ना O के साथ चला जाएगा तो क्या बना CH3 है, C है CH3 उतर गया, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड होकर के और इसमें H आ जाएगा, OH O के साथ H चला गया, बचा क्या CCl3। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लोरोटोन। क्या नाम है, क्लोरोटोन। और इसका नाम क्या है, एसीटोन। और इसका क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। जब एसीटोन की क्रिया जो क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो ये बनता है क्लोरोटोन बनता है। तो समझ में आ गया होगा यह प्रश्न, जो है एसीटोन कैसे बना और एसीटोन जो है क्लोरोफॉर्म से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो अब यहाँ पर जो है अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना, युग्मन अपक्रिया क्या है, गाटरमान अपक्रिया क्या है, हिंसबर्ग अपक्रिया क्या है। तो पहले युग्मन अपक्रिया समझ लेते हैं। युग्मन अपक्रिया क्या है, बहुत ही आसान है। लिखेंगे आपका युग्मन अपक्रिया, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को लेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, क्षार NaOH के उपस्थित में फिनोल से कराने पर पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनता है। इस अपक्रिया को युग्मन अपक्रिया कहते हैं। कैसे बनेंगे यहाँ पर जो बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए युग्मन अपक्रिया जो है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, इसने दूसरा जो है रिएक्शन भी लिखे हैं। अब दूसरा रिएक्शन को समझेंगे, यहाँ से समझ लेंगे कि दूसरा रिएक्शन क्या बनेगा। यही रिएक्शन जो है 2 बार लिखे हैं समझाने के लिए। अब देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, बेंजीन के पास नाइट्रोजन N2Cl रहता है, इसी का नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। और ये जो बना हुआ है इसका नाम जो है फिनोल है, OH लगा, इसमें देख रहे हैं OH लगा है। बेंजीन रिंग में जब OH लगा रहता है ना तो उसको फिनोल कहा जाता है। अब इसमें जब क्रिया कराते हैं ना तो H और Cl, ये दोनों वाला बात कर रहे हैं, यहाँ से H और Cl जो है एक पास से यहाँ से निकल जाएंगे और ये इसमें आकर के ज्वाइंट हो जाएंगे, किसके साथ, N के साथ। वही कार्य इसमें हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो संरचना देख रहे हैं ये आपका बेंजीन जो रिंग बना है उसके साथ N है। अब N वाला है, N है, 2 बार N है और यहाँ से H और Cl को क्या कर दिया जाएगा, इसमें से बाहर कर देंगे, यहाँ से यहाँ
यहाँ से HCl जो है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और लास्ट में OH है तो इसमें OH हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का क्रिया जब फिनोल से कराया जाता है तो यह बनता है क्या, पैरा हाइड्रॉक्सी, क्या बनेंगे, पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन, इसका नाम है, क्या नाम है, पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनता है। इसी अभिक्रिया को युग्मन, युग्मन माने क्या होता है, जोड़ा, जुटना। यहाँ देखिए दो बेंजीन रिंग जुट गया है, और जब दो बेंजीन रिंग जुट गया है तो वही युग्मन हो गया है, तो युग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। या ऊपर वाला रिएक्शन लिखिए या नीचे वाला लिखिए, ठीक है ना, या थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए जो है यहाँ पर आपको बताया गया। लास्ट में यहाँ OH है, इसमें भी लास्ट में OH है, HCl है, इसमें भी HCl है। तो उम्मीद करते हैं युग्मन अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको 2 बार पढ़ेंगे ना, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अगला अभिक्रिया समझेंगे गाटर मान अभिक्रिया क्या है। ये तो अभिक्रिया हर साल के पेपर में पूछ रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 2026 का जो एग्जाम देंगे ना, तो ये लोग ऐसे अभिक्रिया को जो है सभी लोग तैयार करके ही एग्जाम में देने जाइएगा। क्या लिखा गया, गाटर मान अभिक्रिया कापर चूर्ण के उपस्थित में, अब ये कापर का चूर्ण रहेगा, ठीक है ना, चूर्ण मतलब छोटे छोटे टुकड़ा, ठीक है ना, कापर चूर्ण के उपस्थित में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइएजोनियम ऊपर भी वही बताएं, N2Cl यहाँ पर भी, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जो क्रिया किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे, और किसके उपस्थित में, कापर के उपस्थित में कराएंगे, तो बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, बस Cl इसके पास चला जाएगा और यहाँ से जो है नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, और यह Cl जो है पुनः इसके साथ जो है बना रहेगा, ठीक है ना, HCl जो है इसमें साथ केवल रहेगा और उसके साथ जो है बाहर क्या निकलेगा, देखिए HCl है, तो क्या लिखेंगे इसमें, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गाटर मान अभिक्रिया कहा जाता है। कापर के चूर्ण में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराने पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को गाटर मान अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को लिख करके आप लोग 2 बार समझ लीजिए, क्या हुआ, यहाँ पर नाइट्रोजन बाहर आ गया, Cl अपने जगह पे रहेगा, और HCl तो ये है, HCl इसमें बस क्रिया करेगा, पुनः HCl इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो गाटर मान अभिक्रिया भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कापर के चूर्ण में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया किसे कराएंगे, HCl से कराने पर जो है क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को गाटर मान अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगला जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, अभी हिंसबर्ग अभिकर्मक के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पर हिंसबर्ग जो अभिकर्मक क्या होते हैं तो समझेंगे। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होते हैं ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो एमीन होते हैं उनके पहचान करने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक एमीन जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बना हुआ है, यह जो बना है प्राथमिक एमीन आपका यहाँ बना है प्राथमिक एमीन, तो यह NH2 जो है, क्या लिखा है NH2 जो है, और एल्किल से साथ लगा हुआ है, तो यह जो बना, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, बेंजीन, इसका नाम जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है प्राथमिक जब एमीन के साथ जो क्रिया करता है तो ये जो बनेगा पूरा क्या बना है, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा, और H और Cl एक साथ हो जाएगा तो ये बनेगा HCl हो जाएगा। तो प्राथमिक एमीन के साथ जो है कौन क्रिया करेगा, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्रिया करेगा। द्वितीयक एमीन में क्या होगा, द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो जहाँ N लिखे थे तो यहाँ N हो जाएगा। अब N हो जाएगा तो उसको डाई बोला जाएगा, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। अब यहाँ पर द्वितीयक एमीन ले लेंगे, यहाँ पर द्वितीयक एमीन हो जाएगा, और यह जो है क्या बना है, यह जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक है, जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, N जो है डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा, इसमें भी यह Cl जो है बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो है तृतीयक एमीन है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ जो तृतीयक एमीन जो है क्रिया नहीं करता है। याद रखेंगे प्राथमिक एमीन के साथ जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक क्रिया करेगा तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। द्वितीयक एमीन के साथ क्रिया करेगा तो N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा, और तृतीयक एमीन के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया उसके साथ नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन को पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब